चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 1 का भाग 6 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस भाग में हम लोग लैंगिक जनन की परिघटनाएं, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसके पहले बच्चों, आप जानते हैं कि किस तरह से लैंगिक जनन होता है। तो आप जानते हैं कि लैंगिक जनन के लिए दो विषम युग्मक की आवश्यकता होती है, अर्थात दो जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर और दूसरा मादा। ठीक है। और आपको पता है कि जो बच्चों नर होते हैं उनके जो जननांग होते हैं, नर जननांग होते हैं, उन्हें हम विषण या टेस्टिस कहते हैं। मादा में अंडाशय या ओवरी कहते हैं। विषण में ही नर युग्मक का निर्माण होता है। विषण या टेस्टिस में ही नर युग्मक का निर्माण होता है और इस नर युग्मक को हम शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। मादा में देखें तो मादा में भी जो है आपका जो अंडाशय है, ठीक है, उसमें जो है मादा युग्मक का निर्माण होता है और मादा युग्मक को हम अंडाणु या ओवम कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा कि जो है नर और मादा जो इनके जनक है, इसमें जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अर्थात यह द्विगुणित होता है। लेकिन जब यह नर युग्मक का निर्माण होने लगता है या मादा युग्मक का निर्माण होने लगता है तो बच्चों इसमें होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। और अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा जो इनका गुणसूत्र है, गुणसूत्र क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो 46 की जगह 23 गुणसूत्र हो जाता है। ठीक है। और यह द्विगुणित कहलाते हैं, 2n कहलाते हैं। और अर्धसूत्री के बाद जो यह बनते हैं इनको अगुणित कहते हैं। ठीक है, अगुणित, इनको यन कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है नर युग्मक मादा युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं, संलयित होते हैं। जब यह मिलते हैं या संलयित होते हैं तो यह क्रिया कहलाती है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। और इस निषेचन से बनता है युग्मनज, जिनको हम जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट जो है यही कोशिकाओं विभाजन द्वारा यह जो भ्रूण बनता है, भ्रूण से नया संतान बनता है। इस तरह से लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है आपकी होती है, हमने देखा है इसके विषय में। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो लैंगिक जनन की परिघटनाएं हैं इसमें 3 घटनाएं होती है। पहली घटना कहलाता है निषेचन पूर्व घटना, अर्थात निषेचन के पहले जो घटनाएं होती हैं उसको हम निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। और निषेचन पूर्व घटनाओं में बच्चों 2 घटनाएं हो रही है, हमने देखा। एक जो है युग्मक जनन, किस तरह से देखिए, यहाँ नर युग्मक बना, यहाँ जो है मादा युग्मक बना। तो जो युग्मक जनन होता है बच्चों, ठीक है, जैसे जो है नर में बना शुक्राणु, तो जो शुक्राणु बनता है विषण में, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम अध्याय 3 में देखेंगे और इसको कहा जाता है शुक्राणु जनन। ठीक है, स्पोरोमैटो, यह आपका शुक्राणु है। ठीक। अब आए जो है आप मादा में, तो मादा में भी जो है आपका अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, जिसको हम अंडाणु जनन कहते हैं, oogenesis। ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि निषेचन के पूर्व 2 घटनाएं हो रही है। एक नर युग्मक या मादा युग्मक का बनना, अर्थात युग्मक का बनना। दूसरा देखिए निषेचन के पूर्व, अर्थात निषेचन तभी होगा जब नर युग्मक या मादा युग्मक, ठीक है, एक दूसरे से संलयित होंगे। संलयित तभी होंगे जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाए या मादा युग्मक नर युग्मक के पास जाए, तभी तो संलयित होगा। तो इसको कहा जाता है युग्मक स्थानांतरण। देखिए यह निषेचन हो रहा है, तो निषेचन के पहले 2 घटनाएं हो रही हैं। एक युग्मक बन रहा है, दूसरा युग्मक का स्थानांतरण हो रहा है। तो जो लैंगिक जनन की परिघटना है उसमें जो पहली घटना होता है बच्चों,
निषेचन पूर्व घटना, और निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत दो घटनाएं होती हैं, एक युग्मक जनन और दूसरा युग्मक स्थानांतरण। ठीक बच्चों, तीसरी घटना जो होती है वह निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जब जो है दोनों युग्मक मिल जाते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है। तो यह दूसरी घटना है निषेचन। अब निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन पश्च घटना में कौन कौन सी घटना हुई बच्चों? युग्मनज बना, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज या जाइगोट बनता है और इसी से भ्रूण का निर्माण होता है और नया संतान। तो निषेचन पश्च घटना में हमने देखा कि दो घटनाएं हो रही है, एक युग्मनज बन रहा है, दूसरा भ्रूण का निर्माण। तो इस तरह से लैंगिक जनन की घटनाएं घटित होती है। तो निषेचन पूर्व घटना में हमने दो देखा, एक युग्मक जनन, दूसरा युग्मक स्थानांतरण। तो हम युग्मक की बात करें बच्चों, यह जो आपका युग्मक होता है, ठीक है, युग्मक जनन जो आपकी पहली जो है घटना है, युग्मक जनन को बच्चों हम विस्तार से जो है पढ़ेंगे अध्याय 3 में युग्मक जनन का। तो यह जो युग्मक होता है बच्चों, ठीक है, यह युग्मक सदैव, ध्यान रखिएगा बच्चों, यह युग्मक जो है सदैव अगुणित होता है, सदैव अगुणित होता है। अगुणित का मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, जिसको हम यन कहते हैं। ठीक है, तो चाहे वह नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, दोनों में इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ठीक है, इसे हम यन कहते हैं। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखिएगा बच्चों कि यह जो युग्मक है, यदि मान लीजिए इनकी जो जनक है, युग्मक का जो जनक है, जिनसे जो है यह बना युग्मक, तो यह जो जनक है बच्चों, यह जनक अगुणित भी हो सकता है, यह जो है अगुणित भी हो सकता है, और इनका जनक द्विगुणित भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पे यदि इनके जनक द्विगुणित है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। हमने देखा कि इनके जनक देखिए, यह नर और मादा क्या है, यह द्विगुणित है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 था। तो जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 46 से इनमें जो गुणसूत्र है वह 23 हो गए, आधा हो गए, अर्थात 2n से n हो गया, द्विगुणित। लेकिन बच्चों यदि जो जनक है वह अगुणित हो तो क्या होता? यदि जो है इनके जनक अगुणित है तब कैसे होगा? जब बच्चों यह अगुणित होगा, ठीक है, और यह जो है युग्मक जनन पहले से ही आपका अगुणित है, पहले से ही जो है अगुणित है, इनकी गुणसूत्रों की संख्या आधी है, अर्थात जब यह इनके जनक भी अगुणित है और पुनः इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तब इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाएगा? n/2। ठीक है, क्या ऐसा संभव है? नहीं बच्चों, ऐसा संभव नहीं। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिनका गुणसूत्र, ठीक है, देखिए जैसे 46 गुणसूत्र है तो 46 का आधा 23, अब 23 का आधा करेंगे तो ऐसा कोई भी गुणसूत्र नहीं जो आधा का आधा हो, अर्थात n/2 के रूप में जो है ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं किसी के गुणसूत्र इस तरह के नहीं पाए जाते। तो प्रश्न यही उठता है बच्चों कि जब जनक अगुणित हो तब उसमें क्या होगा? बच्चों जब जनक अगुणित होगा तब उसमें समसूत्रीय विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। जब बच्चों इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन में आपको पता है गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, तो यहां जो है गुणसूत्र अगुणित है n है, तो यहां जो समसूत्री विभाजन होगा यहां भी n हो जाएगा, तो यह युग्मक हमें क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। और युग्मक में हमें पता है इनके गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? अगुणित होती है। तो यह चीज बच्चों ध्यान रखिएगा कि यदि जनक जो है द्विगुणित है तो इसमें होगा अर्धसूत्रीय विभाजन, इसमें होगा अर्धसूत्रीय विभाजन, ठीक है, द्विगुणित माने 2n, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो इनसे n बनेगा। लेकिन यदि बच्चों
जनक पहले से ही अगुणित है, ठीक है, तब उसमें समसूत्री विभाजन होगा और इससे जो युग्मक बनेगा वह भी क्या होगा, अगुणित होगा, क्योंकि जो युग्मक बनता है बच्चों वह हमेशा सदैव अगुणित ही होता है, ठीक है। और किस तरह से यहां ध्यान रखिए, इसका हम उदाहरण देख सकते हैं आगे हम जब पढ़ेंगे। मधुमक्खी का आप उदाहरण देख सकते हैं कि जो मधुमक्खी होती है बच्चों, मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती हैं बच्चों, ठीक है। मधुमक्खी अगर हम देखें तो 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है। पहला जो है आपका श्रमिक मधुमक्खी होता है, दूसरा आपका जो होता है ड्रोन मधुमक्खी होता है, और तीसरा रानी मधुमक्खी। मधुमक्खियों में देखिए तो मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती है बच्चों, और यह जो श्रमिक और ड्रोन है यह दोनों जो है नर मधुमक्खी होते हैं, और यह रानी जो है यह मादा है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखिएगा इसमें कि यह रानी मधुमक्खी क्या करती है, रानी मधुमक्खी यह और यह ड्रोन मधुमक्खी जब एक दूसरे से संलयित होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ड्रोन और रानी, तब इससे श्रमिक मधुमक्खी का निर्माण होता है। किस मधुमक्खी का निर्माण होता है, श्रमिक मधुमक्खी का। और जितनी भी मधुमक्खियां हैं, छत्ते में जितनी भी मधुमक्खियां हैं उसमें सबसे अधिक संख्याएं इन्हीं श्रमिक की ही होती है, ठीक है। श्रमिक नाम से ही स्पष्ट है, श्रमिक यही सब कार्य करते हैं, छत्ता यही लगाते हैं, ठीक है, और फूलों से यही चुन कर ले आते हैं, ठीक है, मधु यही बनाते हैं, श्रमिक ही बनाते हैं, ठीक है। तो पूरा कार्य ये श्रमिक ही करते हैं, ठीक। और श्रमिक का निर्माण कैसे होता है, जब रानी मधुमक्खी और ड्रोन मधुमक्खी निषेचित होते हैं, संलयित होते हैं, तो इनसे बनता है श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है। तो इनसे क्या बनता है, श्रमिक मधुमक्खी बनता है, ठीक। तो यह जो श्रमिक मधुमक्खी है यह द्विगुणित होते हैं, क्या होते हैं, द्विगुणित। चलिए अब देखिए ड्रोन का निर्माण कैसे होता है। यह रानी मधुमक्खी, ठीक है, यह अगुणित होती है, रानी मधुमक्खी यह अगुणित होती है, ध्यान रखिएगा यह अगुणित होती है। और ड्रोन जो है यह भी द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है। यहां ध्यान रखिएगा बच्चों, मधुमक्खियों में श्रमिक, ड्रोन और रानी 3 मधुमक्खी होता है, जिसमें श्रमिक और ड्रोन दोनों नर है और रानी मादा है। यह जो दोनों नर है यह दोनों द्विगुणित होते हैं, और यह जो आपकी रानी मधुमक्खी है यह अगुणित होती है, ठीक है। और रानी मधुमक्खी में इतनी क्षमता होती है कि अपने ही युग्मक से बिना निषेचन के ड्रोन मधुमक्खी का निर्माण कर ले, ठीक है। ध्यान रखिएगा यह जो रानी मधुमक्खी है, ठीक है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या आपने देखा n होता है, तो यह अपने ही, ठीक है, अपने ही अगुणित से जो उनकी जो गुणसूत्र की संख्या है, ठीक है, उसी से ही, ठीक है, ड्रोन मधुमक्खी का निर्माण कर लेती है। अर्थात ड्रोन मधुमक्खी के लिए उसे रानी को किसी जो है नर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ड्रोन को माने रानी को, ठीक है, नर मधुमक्खी की आवश्यकता तभी होती है जब श्रमिक मधुमक्खी का निर्माण करना हो, ठीक है। लेकिन यदि ड्रोन मधुमक्खी का निर्माण करना है तो उसके लिए, ठीक है, किसी नर किसी ड्रोन की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः अपने से ही, अपने मादा युग्मक से ही, ठीक है, ड्रोन मधुमक्खी का निर्माण करें, ठीक बच्चों। आगे चलकर इसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये ध्यान रखिएगा, मैंने जो है पढ़ा युग्मक तो जो है युग्मक किस तरह से होता है। युग्मक देखिए 2 प्रकार का है, एक अगुणित है, एक द्विगुणित है। तो द्विगुणित क्या है, इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण होती है, अगुणित में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। लेकिन जो युग्मक होते हैं हमेशा सदैव अगुणित ही होता है। लेकिन जो इनके जनक है बच्चों, जनक या द्विगुणित भी हो सकता है, अगुणित,
जब द्विगुणित होगा तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या में इसमें जो विभाजन होगा वह अर्धसूत्री विभाजन होगा, लेकिन यदि जनक अगुणित है इसमें जो विभाजन होगा वह समसूत्रीय विभाजन होगा। ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, यही समसूत्री विभाजन द्वारा यहाँ देखिए जो मधुमक्खी है ये अपने समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, किसका जो निर्माण कर लेता है, इस डोम का निर्माण कर। ठीक, तो इस तरह से मैंने जो है इनकी क्रिया देखी, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, अक्सर जो है घुमा फिरा के प्रश्न इससे पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो है जो हमने युग्मक पढ़ा, यह युग्मक दो प्रकार का होता है बच्चों, एक समयुग्मक होता है, समयुग्मक, और दूसरा जो होता है वह विषम युग्मक होता है बच्चों, विषम युग्मक। यह सम युग्मक क्या है, देखिए नाम से स्पष्ट है, सम है, अर्थात यह जो युग्मक है इनकी बाह्य जो है बाह्य आकृति अर्थात बाह्य संरचना अगर इनकी देखें, इनकी बाह्य संरचना तथा इनका परिमाण दोनों बराबर होता है। ठीक है, यहां देखिए समयुग्मक, समयुग्मक में क्या होता है कि समयुग्मक में जो युग्मक होते हैं, ठीक है, उनकी बाहरी संरचना तथा उनका परिणाम दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। तो इस तरह के युग्मक को हम समयुग्मक कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए यह आपका है, ठीक है, तो यह भी इसी तरह से है, ठीक है, एकदम सेम जो है आकार का यह दिखते हैं और इनका परिणाम भी क्या होता है, इसमें समान, कोई अंतर नहीं होता है, इसे हम समयुग्मक कहते हैं। विषम युग्मक क्या है बच्चों, विषम युग्मक में जो मादा है, ठीक है, वह जो है आकार में बड़ा, लेकिन यह निष्क्रिय होता है, यह क्या होता है, निष्क्रिय। और हम अगर नर की बात करें तो नर आकार में छोटा लेकिन क्या होता है, सक्रिय होता है। जैसे अगर हम इसको चित्र द्वारा समझे तो यह आपका जो है इसे यह एक आपका बड़ा है, ठीक है, मादा क्या होता है, बड़ा होता है और नर जो है वो छोटा। ठीक, तो इस तरह से जो है हम विषम युग्मक कहते हैं। विषम युग्मक में जो मादा है देखिए वह बड़ा है लेकिन निष्क्रिय है, और नर जो होता है देखिए वह छोटा है लेकिन सक्रिय होता है, इसे हम विषम युग्मक कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका जो है युग्मक के विषय में हुआ, हमने युग्मक के विषय में देख लिया। अब देखते हैं स्थानांतरण। ठीक है, कैसे स्थानांतरण होते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि नर में किस तरह से स्थानांतरण होता है। मैंने देखा कि जो मादा का जो अंडाणु है, ठीक है, मैंने जो है अगले वीडियो में देखा था कि जो अंडाणु कहाँ बनता है, तो अंडाणु जो है आपका अंडाशय में बनता है। ठीक है, और अंडाशय में हमने देखा था एक अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब होता है, उसमें एक स्थान होता है इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन, जहां पर जो है यह अंडाणु जहां वहां तक जाता है, उसके आगे जो है यह अंडाणु जाता नहीं, अंडाणु को अचल कहते हैं। ठीक है, और जो आपका जो है विसर है, विसर में जो आपका शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है, वह क्या होता है, आपने देखा था कि किस तरह से स्त्रीय जनन पथ के माध्यम से, ठीक है, यह शुक्राणु उसके गर्भाशय में पहुंचता है। और शुक्राणु की संरचना हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। यहां देख ले, जो यह शुक्राणु होता है, इस तरह से शुक्राणु होता है, यहां पर इसका माइक्रोकार्डिया पाया जाता है, यह यहां इस तरह से माइक्रोकार्डिया पाया जाता है यहाँ पे बीच में इसमें, और ये इसका टेल होता है। अर्थात इसके जो है इस टेल को गति करने के लिए इसको ऊर्जा चाहिए, और इसको ऊर्जा कहाँ से मिलता है, जो इसके मध्य में माइक्रोकार्डिया पाया जाता है, उसी से उसकी पूंछ को जो है गति मिलता है। तो इस पर में क्या करता है कि जो स्त्री जन्म पथ है, ठीक है, उसके माध्यम से वह गर्भाशय में पहुंचता है और गति करते हुए इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन, जहां पर अंडाणु है, जहां पर अंडाणु जो है स्पर्म का इंतजार कर रही है, ठीक है, वहां पर पहुंचता है और निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है, एक दूसरे से संलयित होते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो यह हमने जो है पिछले वीडियो में देखा था।
अर्थात नर जो है मादा युग्मक के पास पहुंचता है। ठीक, इसी को कहते हैं स्थानांतरण। पादपों में देखें, हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा हमने देखा था कि जो पुष्प है, पुष्प का जो नर भाग होता है उसको हम पुमंग कहते हैं। पुमंग में परागकोश होता है और परागकोश में परागकण होता है, और यही परागकण, ठीक है, जो पुष्प का मादा भाग होता है, मादा भाग का जो वर्तिकाग्र है वहां पर पहुंचता है। ठीक है, तो पुष्पों में जो नर भाग है अर्थात परागकण है, वह परागण के माध्यम से, परागकण और परागण बच्चों अंतर है, विस्तार से हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे। तो परागण के माध्यम से कहां पर पहुंचता है? मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ठीक है, और परागण जो है आपको पता है कई माध्यमों से होता है, वायु के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी होता है, जंतुओं द्वारा भी होता है। इस तरह से परागण के माध्यम से जो आपका जो है परागकण है अर्थात जो नर युग्मक है वह मादा युग्मक के पास पहुंचता है पुष्पों में। तो पुष्पों में भी हमने देखा कि जो नर है वह चल है और जो मादा है वह अचल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें हमने स्थानांतरण को देखा कि किस तरह से स्थानांतरण होता है। तो हमने निषेचन पूर्व घटना में देख लिया युग्मक क्या होता है और युग्मक स्थानांतरण क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे निषेचन। निषेचन या इसी को हम लोग जो है फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। निषेचन में क्या होता है कि जब यहां देखिए निषेचन में जब आपका शुक्राणु या आपका अंडाणु अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने पर क्या बनाते हैं? ठीक है, अर्थात जब मिलते हैं युग्मक संलयन कहते हैं इनको, युग्मक संलयन, युग्मक संलयन। जब ये युग्मक संलयन करते हैं, ठीक है, अर्थात युग्मनज जब बनता है तो यह युग्मनज कैसा बनता है बच्चों? यह द्विगुणित होता है। यह युग्मनज क्या होता है? यह द्विगुणित होता है। ठीक है, यह युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। इसी को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यह निषेचन बच्चों अर्थात निषेचन की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं तो उसे हम युग्मक संलयन कहते हैं। यह द्विगुणित होता है, इसे ही हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बच्चों यह निषेचन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन या अंतः निषेचन, आंतरिक निषेचन या अंतः निषेचन। निषेचन बच्चों यह बाह्य निषेचन क्या है? नाम से यह स्पष्ट है, बाह्य निषेचन जब जीव जो है, ठीक है, शरीर से बाहर निषेचन की क्रिया संपन्न करते हैं, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक जीव के बाहर मिलते हैं तो उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, अर्थात ध्यान रखिएगा। और बाह्य निषेचन में देख रहे हैं आप जो है जैसे जो भी उभयलिष्ट उभयलिंगी जीव है, जैसे आपका मेढक है और आपका मछली है, ठीक है, यह सभी जीवों में जो निषेचन होता है वह बाह्य निषेचन ही होता है। ठीक है, वह जो है इनके निषेचन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बाह्य निषेचन में निषेचन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वह माध्यम क्या होता है? जल। इनका माध्यम क्या होता है? इनका यह माध्यम होता है जल। जो उभयलिंगी जीव जैसे मेढक है वह जो है उभयलिंगी इसलिए कहा जाता है कि वह जल में भी होता है, थल में भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मेढक जो है थल में है, लेकिन यदि उसको निषेचन करना है उसको जल में ही आना पड़ेगा। ठीक है, और जल में ही, ठीक है, यह मेढक जो है अपना जो है युग्मक मुक्त कर देते हैं। मेढक जो है जल में ही अपना जो है युग्मक मुक्त कर देते हैं। ठीक है, और बाहर ही इनका निषेचन होता है, इसे हम
बाह्य निषेचन कहते हैं। लेकिन बच्चों इस बाह्य निषेचन की बहुत हानियां हैं, ठीक है। इसमें जो जीव होते हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में, ठीक है, युग्मक मुक्त करने होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इन युग्मकों को, ठीक है, अधिकांश नष्ट होने का खतरा रहता है, डर होता है। क्योंकि जो जलीय जंतु हैं, ठीक है, उनके युग्मकों को, ठीक है, क्या करते हैं, खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं, और इनका कोई बाहरी कवच नहीं है जिससे इनकी सुरक्षा की जा सके। तो बाह्य निषेचन से बहुत हानि है। तो इस तरह से जो है बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। एक होता है अंतः निषेचन, ठीक है। अभी आप लोगों ने मनुष्यों में देखा, मानव में देखा किस तरह से निषेचन होता है कि जो माँ होती है, ठीक है, उसके गर्भाशय में ही आपका जो है यह जो निषेचन की क्रिया होती है। आपने देखा कि अभी हमने बताया कि किस तरह से अंडाशय जो है निकलकर अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब जो होता है इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन, वहीं पर जो है आपका शुक्राणु और जो है अंडाणु ओवम एक दूसरे से संलयित होते हैं। तो इसमें निषेचन की क्रिया क्या होती है, शरीर के अंदर होती है, ठीक है। अंडवाहिनी में देखा किस तरह से आपको निषेचन की क्रिया हुई इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन में, तो उस तरह के निषेचन को हम अंतः निषेचन कहते हैं, ठीक है। जो भी पक्षियों हो, आप पक्षियों में देख लें, ठीक है, मनुष्यों में देख लें, ठीक है, आप जो है जंतुओं में देख लें, इस तरह से जो है आप देखेंगे इसमें जो है अंतः निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन हो गया, अंतः निषेचन हो गया। एक निषेचन और होता है बच्चों, अनिषेक जनन। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बच्चों एक अनिषेक जनन निषेचन से ही जुड़ा है। अनिषेक जनन अर्थात बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, ठीक है, जनन अर्थात जीव की उत्पत्ति, उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं, बिना निषेचन के, ठीक है। जब जीव की उत्पत्ति हो जाती है तो उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। और मधुमक्खी में हमने देखा, अभी इसका उदाहरण देखा, मधुमक्खी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है मधुमक्खी माना जाता है। और मधुमक्खी में हमने देखा कि किस तरह से रानी जो है, जो मधुमक्खी है, ठीक है, बिना निषेचन के ही अर्थात बिना नर के ही, ठीक है, अपने मादा युग्मक से ही, ठीक है, ड्रोन मधुमक्खी का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो इसे हम अनिषेक जनन कहते हैं, बिना निषेचन के, ठीक है, जीव का निर्माण बिना निषेचन के मादा युग्मक से ही, ठीक है, नए जीव का निर्माण अनिषेक जनन। तो बच्चों हमने निषेचन भी देख लिया। अब आता है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना में हमने युग्मनज देखा। युग्मनज क्या होता है, युग्मनज द्विगुणित होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। जो आपका युग्मनज होता है, युग्मनज क्या होता है, यह द्विगुणित होता है। क्योंकि आपको पता है युग्मनज कैसे बनता है, यन प्लस यन, अर्थात आधा जो है गुणसूत्र नर से, आधा मादा से मिलकर जो है यह 2n बनाते हैं, अर्थात यह द्विगुणित होते हैं या युग्मनज होते हैं। और यह तब बनता है जब नर और मादा एक दूसरे से संलयित होते हैं, तब बनता है युग्मनज, जिसको हम द्विगुणित करते हैं, यह युग्मनज द्विगुणित होता है। अब आते हैं भ्रूण, ठीक है। भ्रूण में भी आपको पता है जब यह युग्मनज बन जाता है तब इनका जो है क्या, इनकी कोशिकाओं का विभाजन होता है। अब इनकी कोशिकाओं का विभाजन कैसे होता है, यह जो है 1 से 2 कोशिका बनाते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, इस तरह से जो है कोशिकाओं का इसमें विभाजन होता है, जिसको हम कहते हैं भ्रूणोद्भव, ठीक है। इन कोशिकाओं के विभाजन को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव कहते हैं। जो ये कोशिकाओं का विभाजन होता है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28, इस तरह से कोशिकाओं का विभाजन होता है, ठीक है। इन्हीं को ही हम कहते हैं भ्रूणोद्भव, ठीक है। और इससे भ्रूण का निर्माण होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब यह कोशिकाएं 64 पर पहुंच जाती हैं तो इनको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं दिखा तो पिछला वाला वीडियो जो है, जो आपका भाग 5 है, पहले उसको आप देख लें। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है बच्चों,
जब ये ब्लास्टोसिस्ट पर जो है जब ये 64 पर पहुंचते हैं तो इनको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। और यही जो है ब्लास्टोसिस्ट जो गर्भाशय का, ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइन होता है, अर्थात जो इनकी जो है सबसे अंदर की जो है स्तर होते हैं, आंतरिक स्तर होते हैं, उन्हीं पर जाकर ये क्या होता है, चिपक जाता है, जिसको हम अंतरोपण कहते हैं। जब यह अंतरोपित हो जाता है तब जो है यह जो है भ्रूण जो है, ठीक है, आपको पता है 3 स्तर होते हैं और भ्रूण के तीनों स्तरों से, ठीक है, शिशु का माने भ्रूण का सभी अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, 9 महीने तक आपको पता है गर्भावधि का समय होता है। इस 9 महीने में शिशु के सभी अंगों का निर्माण इस तरह से होता है। तो इस तरह से भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण जो है जब परिपक्व हो जाता है, एक शिशु का जन्म होता है, जिसको हम प्रसव कहते हैं। ठीक है, तो प्रसव में जो है शिशु का जन्म होता है। तो इस तरह से हमने जो है, ठीक है, पूरी तरह से जो है हमने आज लैंगिक जन्म की परिघटना के विषय में पढ़ा और इसी के साथ यह अध्याय जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया। बच्चों, यदि आपको जो भी चीजें न समझ में आता हो, आप जो है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। कोशिश किया जाएगा आपको जो है आपकी समस्या का समाधान किया जाए। और यदि बच्चों यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।